हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 163 का रिजल्ट आज हम लोग देखेंगे। यह टेस्ट इसी संडे को पिछले संडे को टेस्ट कराया गया था और इसमें ये देखना है कि कौन कितने रैंक पर है और किसको कितना नंबर आया है और कितना कौन प्रोग्रेस में है, ठीक है। और इसके बाद में इसी 163 टेस्ट सीरीज का हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे कि किसको कितना नंबर आया है, तो वो क्वेश्चन किस प्रकार का था और उस पर फुल एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए, यहाँ पर लिखा है LDC JEE AME ADME टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। LDC रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स ये मेरा ये भी चैनल है पुराना वाला, इस पर भी आप जा करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं या PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे अगर चैनल पर नए होंगे तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 5 आदमी को शेयर कर दीजिए। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको लोग को देखने में कठिनाई नहीं होगा, ठीक है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो चलिए देखिए, ये जो सीरियल नंबर है, रैंक नंबर, ठीक है। ये ब्लैक वाला जो है रोल नंबर है और ये रेड कलर वाला जो है आपका मार्क्स है, ठीक है। थोड़ा सा हम और इसको बड़ा करना चाह रहे हैं। हाँ, अब सही रहेगा। चलिए, तो देखिए जो फर्स्ट रैंक पे हैं, जिनका रोल नंबर 361 है, ठीक है, इनको 98.6% इसको नंबर आया है, एक नंबर स्थान यानी फर्स्ट रैंक पर है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक सेट में 582 और रोल नंबर 5 वाले हमेशा एक नंबर स्थान पर रहते थे, ठीक है। लेकिन 361 वाले 2 या 3 रैंक पर रहते थे, लेकिन आज जो है फर्स्ट रैंक पर पहुंच गए हैं क्योंकि ये रेगुलर हैं। ये 582 और एक और रोल नंबर है नीचे है 546, ठीक है ना। ये भी जो है एकदम पर डे 2-2 सेट बनाकर ये लोग भी भेज रहे हैं, ठीक है। तो इनका तो लगभग 546 के 66 के आसपास है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी इन लोगों को पीछा करने वाले हैं क्योंकि ये भी डेली 2-2 सेट बनाकर ये भेज रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ 361 वाले को फर्स्ट रैंक आया है। दूसरा रैंक पे है 568, जिनका रोल नंबर है 582, 540 और रोल नंबर 5, ठीक है। उन लोगों को 97% उन लोगों को नंबर आया है, ठीक है, जो दूसरे रैंक पे है। तीसरा में मात्र एक ही आदमी है 440, जिनका नंबर आया है 94 नंबर, ठीक है, 94%। तो तीसरे स्थान पे है, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान देंगे पर हर एक वीडियो में प्रत्येक जब टेस्ट निकलता है तो कौन कितने रैंक में था, हम का मतलब बैक हो रहे हैं या प्रोग्रेस में है, ठीक है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, 4 नंबर रैंक पर जो है, जिनका रोल नंबर 320 है, 529 है, उनको 92% नंबर आया है। जिन 5वें रैंक पर है उनका जो रोल नंबर 159 है, 349 है, 593 है, उनको 89 नंबर आया है, ठीक है। जो छठे रैंक पर है वो 320, 614, उनको 87 नंबर आया है। 7वें रैंक पर जो है उनका रोल नंबर 581, 191, 144 और 360, ठीक है। ये जो है इनको 85 नंबर आया है, अर्थात 85%, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, इसको थोड़ा सा ऊपर फिर करते हैं। देखिए 8वें रैंक में जो है 564 और 487, 296, उनको 83 नंबर आया है। यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि 20 मैंस यानी 20 आदमी यहाँ पर हो जा रहा है 8वें रैंक तक, ठीक है, 20 आदमी, और नंबर जो है 83%, यानी 83% तक आपका 20 आदमी हो जा रहा है। तो आप ये बात के अनुमान लगाइए कि आप जहां भी हो, चाहे ओपन लाइन CNW हो या कारखाना कहीं भी हो, अगर आपके जहां पर है 20 अगर सीट है तो 83 नंबर वाला ही आपका सीट को खत्म कर देगा, ठीक है, 80 नहीं 83, ठीक है। ऐसे क्वालिफाई मार्क्स आप जानते हैं कि 60% है, लेकिन 60% लाना कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। तिरा इसके पीछे वाला जो था उसमें मतलब 90 वाला ही मतलब कि 20 आदमी हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि आपको तैयारी किस प्रकार करना पड़ेगा, कैसे लगना पड़ेगा, ठीक है ना, पर डे कैसे सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग को रेगुलर टेस्ट में जुड़ना होगा, पर डे एक तो सेट मारना होगा। जिनको 83 से कम नंबर आ रहा है, क्योंकि 83 पर ही 20 आदमी हो जा रहा है, लगभग 20 प्लस माइनस सीट रहता है हर एक जगह, 20-25 के आसपास, ठीक है ना। और जिनको 5-7 नंबर है तो उनको तो समझिए कि 80 क्या मतलब कि 90 प्लस उनको टारगेट रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज आप लोग को ध्यान में रख करके तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है ना। और हमसे जुड़िए, हर एक तरह का गाइडलाइन हम देते हैं, कैसे बनेगा, कैसे आपका मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। चलिए इस पर ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, पिछले वीडियो में देखेंगे, पूरा गाइडलाइन किए हैं, हर एक वीडियो के पहले हम रिजल्ट देते हैं। चलिए 9 नंबर रैंक पर जो है, जिनका रोल नंबर 550 है, 384 है, 479 है और 615 है, 449 है, 605 है, 523 है और रोल नंबर जिनका 24 है, उनको 81 नंबर आया है, ठीक है। तो देखिए ये रोल नंबर 24 वाले हैं, बहुत पुराने आदमी हैं, एकदम रेगुलर हैं, तो अभी इनको 80 लगभग आ रहा है। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि इनका बैगन है, ठीक ना, बैगन है, जिनका रोल नंबर 24 है, ठीक है, जेएमपी से है, ठीक है, जेएमपी, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है इनको केवल बैगन है, लेकिन क्वेश्चन में कैरेज भी था, तो कैरेज छोड़ने के बाद में भी इनको जब 81 नंबर आया तो समझिए केवल बैगन होता तो 100 मार देते। इसलिए इनका भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है, जिनका रोल नंबर 24 है, बहुत पुराने आदमी हैं, लेकिन इन्होंने टेस्ट नहीं छोड़ा। बहुत लोग है कि एग्जाम दिए बस उसके बाद टेस्ट खत्म, पता नहीं रिजल्ट होगा नहीं होगा, लेकिन जो कहा जाता है कि जो लाइन में लगा रहता है उसी को प्रसाद मिलता है, ठीक है ना। जब आप टेस्ट छोड़ देंगे, फिर जब एग्जाम आएगा उस दिन फिर पढ़ाई चालू करेंगे, तो फिर आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। जैसे कहावत है कि पंडित जी जरी से ही फिर से भागवत का कहानी बोलिए, वही कहावत होगा, पंडित जी फिर से शुरू से, ठीक है ना। तो आप लोग को लगे रहना पड़ेगा अगर मंजिल पाना है। तो चलिए 10 नंबर रैंक पर कौन कौन आया है, 205, 256, 319 और 470 और 96 जिनका रोल नंबर है, उनका जो है 78% नंबर है। देखिए 96 वाले जो है दूसरे रैंक पर थे, आज 10वें रैंक पर आ गए हैं, ठीक है ना। तो यही होता है, सेट बनाने से ये पता चलता है किसी में कम या बेस। तो सभी प्रकार के सेट जब आदमी बनाता है ना, तो पता चलता है कि हमको कैसे पढ़ना पड़ेगा, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है। टेस्ट एकदम जरूरी है, और पीडीएफ को हमने क्रैश कोर्स करके वीवीआई मॉडल क्वेश्चन बैंक भी सबको हमने दिया है। जल्दी से रैंक अगर पाना है तो जहां से हमने नीचे जो पीडीएफ हमने भेजा है वीवीआई क्रैश कोर्स या मॉडल क्वेश्चन बैंक, उसको ज्यादा पढ़ेंगे, टेस्ट बनाए उसको ज्यादा पढ़ें। चलिए 11 रैंक में कौन कौन सा है, 446, 557, 130, 515 और 225, इनको 73 नंबर आया है, ठीक है। चलिए 12वें रैंक पर है जो उनका जो है 610 रोल नंबर है, 592, 601, 536, इनको 71 नंबर आया है। और जो 13 नंबर पे जो रैंक पे हैं वो 519 और 376। देखिए 376 वाले भी ऊपर में थे, 2 या 3 नंबर में थे, देखिए आज आ गए हैं 13वें रैंक पे, ठीक है ना। तो उनको जो है 68 नंबर आया है। जो 14वें रैंक में है 517, 549, 546, देखिए 546 आ गए। यही 546 वाले जो है बहुत रेगुलर, एकदम सीरियसली इनका नंबर जो है 30-35 से 40 हुआ था, ठीक है। आज 66 नंबर उनको आ रहा है, प्लस ही आ रहा है, ठीक है। रेगुलर 2 सेट बनाकर भेज रहे हैं, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं कि इन ये जो 546 वाले रोल नंबर 5, 361 और 582 जो टॉप क्लास में रह रहे हैं लोग, ठीक है ना, इनको पीछे करने वाले हैं 546 वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको 66 नंबर आया है। चलिए जो मतलब कि जो पढ़ाई करता है वो मतलब कि हम भी देखते हैं, अच्छा लगता है हमको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में जिनका रोल नंबर 350 है, 586 है, 100 नंबर है और 613 है, उनको जो है आया है 63 नंबर आया है, ठीक है। चलिए 100 वाले को थोड़ा सा हम चर्चा कर देंगे। 100 वाले एकदम पुराने स्टूडेंट हैं और रेगुलर रेगुलर इनको सेट जाता है, रेगुलर बनाकर नहीं भेजते हैं, बल्कि रेगुलर सेट जाता है, लेकिन ये बनाकर नहीं भेजते हैं। तो हम रोल नंबर 100 वाले को कहेंगे कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसे कहावत है कि लगे रहिए राजा जी, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, बनाकर भेजिए। देखिए थोड़ा सा इधर हम आप पर प्रेशर बनाए हैं, गाइडलाइन किए हैं कि नहीं आपको बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा नंबर बढ़ा ना 63, नहीं तो आपका 40, 45, 30 आता था। तो रेगुलर बनाइए,
चलिए 16वें स्थान पर जिनका 556 है, 396 है, 616 है और 564 है। देखिए उन लोगों का नंबर जो है 55 से 58 के बीच में है। तो इन लोगों जो है क्वालिफाई भी नहीं किए हैं। तो हम इसके बाद से जिनका नंबर है उनका रिजल्ट हमने नहीं दिया है, ठीक है। इसे बहुत लोग हैं उनका रिजल्ट हमने नहीं दिया है, जो क्वालिफाई नहीं है। 55-58 के पास है, इनको दे दिए हैं। तो ये लोग तो रिजल्ट से बहुत दूर है, इन लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इन लोगों को क्या, जो 80 से नीचे हैं जिनका नंबर, वो समझिए कि बहुत उनको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही बात है। तो आप लोग देखिए, हम एक बार और चला देते हैं। देखिए यहाँ टेस्ट सीरीज 163 है, देख लीजिए मार्क्स। वीडियो को रुक रुक करके देख लेंगे कौन से मतलब कि रैंक पर हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं इसी सेट के मतलब नंबर, तो आप लोग देख लीजिए। तो अब आप ये देखिए कि इतना नंबर आया है, आखिर क्वेश्चन किस प्रकार का था। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था तो इतना नंबर आया है, लेकिन क्वेश्चन हार्ड आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम चलते हैं इसी जो हम आपको रिजल्ट जो दिए हैं इसी टेस्ट सीरीज में। देखिए यहाँ पर लिखे हैं आंसर की टेस्ट सीरीज 163। इसमें हम डबल सेट तैयार करते हैं, एक आंसर की वाला और एक टेस्ट देने के लिए। जो आंसर की वाला होता है उसमें ऑप्शन हाईलाइटेड होता है और मतलब कि वो चेक करने के लिए, पढ़ने के लिए होता है। एक बार में 10 सेट पढ़ सकते हैं जल्दी जल्दी। टेस्ट बनाना है तो उसको पढ़िए। अब एक बार क्वेश्चन देखे, एक बार नीचे आंसर देखे तो परेशानी होता है, ठीक है ना। चलिए समझने वाले समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये है, ये मेरा चैनल का है, इस पर भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स पर व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जुड़िए आप लोग। ये क्वेश्चन जो है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, देखे हुबली डिवीजन का हमने 3-4 लगभग 4 हमने टेस्ट कराया है और होगा भी। तो ये देखिए शिफ्ट 2 है, ठीक ना। 2 शिफ्ट में हुआ है, जो कि एक जो है हेल्प क्या बोलते हैं उसको, टेक्नीशियन टू जेई होता है और एक होता है एमसीएम टू जेई। तो 4 सेट हुआ ना जब शिफ्ट 2 शिफ्ट में होता है। तो इस टाइप से हमने 4 सेट बनाया है इस पर, टेक्नीशियन टू जेई वाला और एमसीएम टू जेई वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा करके थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करते चले। हमारा प्रथम कथन यही होता है। अगर नए हैं तो आप 100% सब्सक्राइब कर लीजिए और 5 आदमी को शेयर कर दीजिए और कमेंट में ये लिखिए कि कहाँ से आप देख रहे हैं, अब वीडियो कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एलएचबी कोच में प्रयुक्त ब्रेक सिस्टम का सिद्धांत क्या है। यहाँ पर एलएचबी कोच की जिक्र किया गया है, ठीक है। तो एलएचबी कोच में आप जानते हैं कि ट्विन पाइप यानी 2 पाइप होता है, एक बीपी का होता है और एक एफपी का होता है, विथ डिस्क ब्रेक, मतलब डिस्क ब्रेक के साथ होता है एयर ब्रेक सिस्टम। उसमें एयर ब्रेक सिस्टम एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी को पता है। चलिए 2 नंबर में आईसीएफ कोच में 16 बार शामिल किया गया, यानी किस आकार का 16 बार है, मतलब आईसीएफ कोच में यह आपसे क्वेश्चन किया है। तो जेड सेक्शन का होता है, वही अगर एल एच बी में अगर किया जाए तो उसमें सी आकार का होता है, ऐसे, ठीक ना, सी आकार का। तो याद रखेंगे एलएचबी में सी आकार का और आईसीएफ में जेड आकार का, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर में कह रहा है कि आईसीएफ के हेलिकल स्प्रिंग का कलर कोड क्या होता है। तो आईसीएफ में YBG याद रखिए, YBG अर्थात येलो ब्लू ग्रीन, ठीक है, येलो ब्लू ग्रीन। यानी इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीका से भी पूछ देता है कि ए ग्रेड का कौन सा कलर कोड है, बी ग्रेड का कौन है और सी ग्रेड का कौन है, ठीक है। तो ए ग्रेड का येलो होता है, बी ग्रेड का ब्लू होता है, सी ग्रेड का मतलब कि ग्रीन होता है। इसीलिए YBG याद रखिए, ABC, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है। एक और जो है मैसेज आता है क्या कि सर आप जो है इतना ना डिटेल में बता देते हैं कि पिछले सेट में जो है 20 को क्वेश्चन बताने में ही 1-1.5 घंटा समय लगा दिए। तो इतना वालों डिटेल में नहीं जाए, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। लेकिन हम तो अपने समझ से प्रत्येक क्वेश्चन का जितना उससे रिलेटेड क्वेश्चन है सबको हम क्लियर करना, हम मान लेते हैं कि 50-100 क्वेश्चन आपको हम बता ही दें, आप क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते चले जाएं, ठीक है, आप कंफ्यूज कर जाएं जा करके। मान लेते हैं कि हमारे सेट में सभी लोग मास्टर ब्लास्टर ही नहीं ना है,
लोअर भी है, जैसे आपने देखा 58-57 लाने वाले भी है, 100 नंबर लाने वाले भी है, तो हमको सबको लेकर चलना है ना, ठीक है। फिर भी अभी आज थोड़ा सा हम शॉर्ट में थोड़ा सा चलेंगे, पहले से बताएंगे लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में चलिए। 4 नंबर क्वेश्चन कौन सा है कि पीबी का पूरा नाम, तो ये तो फुल फॉर्म सबको पता है कि पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, इसमें क्या लिखा, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, ठीक है, तो ये सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर, बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम पर एक कोच में ब्रेक सिलेंडर, देखिए बीएमबीसी के बारे में कर रहा है, बोगी माउंटेड बीएमबीसी, कहने का तात्पर्य है बीएमबीसी बोगी माउंटेड, देखिए थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया, बीएमबीसी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, ठीक है। तो ये जो है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो है आईसीएफ में लगता है, आईसीएफ में प्रयोग होता है। तो आईसीएफ में प्रत्येक जो है ट्रॉली पर दो जो है, ट्रॉली चाहे उसको बोगी कहिए, दो जो है बीसी मतलब ब्रेक सिलेंडर लगता है। और आप जानते हैं कि एक कोच में जो है दो ट्रॉली का प्रयोग होता है, तो 2 और 2 4 आपका मतलब कि ब्रेक सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। वहीं एलएचबी की अगर हम बात करें तो एलएचबी में आप जानते हैं कि प्रत्येक एक्सल पर 2 डिस्क होता है और प्रत्येक डिस्क के लिए एक ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप जान रहे हैं कि एक कोच में कितना एक्सल हो जाएगा, एक बोगी में 2 एक्सल मतलब 4 चक्का, ठीक है, 2 एक्सल, कोच में कितना हो जाएगा 4 एक्सल। तो जब 4 एक्सल है और एक एक्सल के लिए एक ब्रेक सिलेंडर का, एक एक्सल का रहा है, एक डिस्क के लिए एक एक्सल पर 2 डिस्क लग रहा है और प्रत्येक डिस्क के लिए एक ब्रेक सिलेंडर है, तो सोचे है कि 4 दूना 8 डिस्क हो जाएगा। तो जब 8 डिस्क होगा तो ब्रेक सिलेंडर भी 8 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए 8 होगा एलएचबी में ब्रेक सिलेंडर की संख्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, एलएचबी कोच में कितने अर्थिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाए, देखिए इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऊपर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए स्पीड सेंसर और अर्थिंग डिवाइस ये दोनों में आप कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो स्पीड सेंसर जो होता है वो प्रत्येक एक्सल पर स्पीड सेंसर लगा रहता है, प्रत्येक एक्सल पर। तो आप जानते हैं कि एक कोच में 4 एक्सल हो जाएगा, यानी एक बोगी में 2 एक्सल, तो कोच में 4 एक्सल, तो प्रत्येक एक्सल पर, चारों एक्सल पर जो है स्पीड सेंसर लगाया रहता है, ठीक है ना। तभी तो स्पीड सेंसर जो है प्रत्येक एक्सल का रीडिंग 72, 73, 95, 99 कोड दिखाता है मदरबोर्ड में, समझ रहे हैं ना। उसके क्वेश्चन नीचे मिलेगा आपको, हम बताएंगे स्पीड सेंसर के बारे में, ठीक है। लेकिन इसमें संख्या पूछा है तो संख्या के बारे में जाने, तो स्पीड सेंसर प्रत्येक एक्सल पर होता है, लेकिन अर्थिंग डिवाइस जो होता है एक बोगी में एक ही होता है। एक बोगी में, अगर क्वेश्चन यहाँ पर आपके कोच में है, कभी भी ध्यान दीजिए, को मतलब कि बोगी पूछ रहा है कि कोच पूछ रहा है, इस पर आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो कोच में पूछ रहा है तो एक बोगी में एक ही अर्थिंग डिवाइस होगा, तो 2 बोगी लगेगा एक कोच में, तो 2 अर्थिंग डिवाइस होगा, सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलेशन लीवर जोड़ता है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि लेवलिंग बाल्ब एंड टॉप बोगी फ्रेम को, ठीक है, टॉप बोगी फ्रेम को। तो कहने का तात्पर्य हमको ये है कि इसका जो है रोल नंबर शायद 616 उनका रोल नंबर है, ठीक है, लेडीज हैं, ठीक ना। तो उनका ये कहना था कि इस तरह नहीं होता है, तो फिर उनको जो है हमने गूगल पर सर्च करके, मान लिया मैसेज लिखकर भेज दे फिर बात उनका वहीं रहेगा। तो कहने का था हमने गूगल पर सर्च करके तो फिर हमको भेजा कि हाँ देखिए, तो उनको संतुष्टि हुआ। तो हमको कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर कंफ्यूज में है, ठीक है, तो आप जो है पहले उसको अपने नोट्स में ढूंढें। नोट्स में ढूंढने से होगा कि जो क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हैं शायद वो क्वेश्चन नहीं मिले, कि साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो आपके कंफ्यूजन में था, इसीलिए क्वेश्चन को ढूंढना चाहिए। अब नहीं मिलता है तो आप गूगल पर सर्च कर लें, गूगल पर आपको आंसर 100%, उससे संतुष्ट नहीं होता है तो मेरे पास मैसेज करें। हम ये नहीं करें कि मेरे पास मैसेज नहीं करें, मैसेज करें, उसी के लिए तो आप हमसे जुड़े हैं। हम मतलब हर एक तरह से आपको मदद करेंगे, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि आप समझ रहे हैं कि हम ही एक मैसेज किए हैं कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन इस तरह का बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज हमारे पास करते हैं और हम जो है जवाब देते देते थक जाते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं भेजिए, भेजिए, लेकिन पहले आप अपना पूरा कोशिश कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन मिला भेज दिए, ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर 100% सही है, आप गूगल पर सर्च कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 8 नंबर, ठीक है।
इंजन और पावर कार के बीच वर्टिकल स्लाइडिंग को बचाने के लिए डिवाइस को कहा जाता है। तो रिस्ट्रक्टर कहने का तात्पर्य है कि यही एक मतलब कि क्वेश्चन है जो बार बार आता है इंजन और पावर कार के बीच, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो है इसको आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर। एलएचबी कोच की फिएट बोगी में यार्ड डैम्पर की संख्या देखिए, यहाँ पर जो है बहुत सारा लोग क्वेश्चन पढ़ा नहीं और डायरेक्ट जो है कमेंट कर दिया कि यहाँ पर बोगी लिखा हुआ। हम बार बार बोलते हैं कि कोच और बोगी पर ध्यान देंगे और सभी लोग 4 मार दिया। तो कोच में जो है 4 होता है, ठीक है ना, कोच में 4 होता है, लेकिन यहाँ पर बोगी, जब हम इधर से इसका रिप्लाई किए कि नहीं भैया यहाँ पर बोगी पूछा गया, तब उन लोगों को समझ में आया। इसीलिए कहते हैं कि हड़बड़ी में आप क्वेश्चन पढ़े आंसर भेज दिए, ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। तो बोगी में पूछा है इसलिए यार्ड डैम्पर की संख्या 2 हो जाए, क्योंकि बोगी में जो है दोनों साइड में यार्ड डैम्पर होता है, ठीक है। तो यार्ड डैम्पर ये हो गया, ठीक है। तो बोगी में 2 हो जाएगा तो आपको कोच में 4 हो जाएगा। इसका केवल हम एक लेंथ बता देते हैं जो पूछा जाता है, ठीक है। तो यार्ड डैम्पर जो होता है इसमें से इस टाइप से होता है, तो पूछता है कि इसका स्टैंडर्ड लेंथ जो है, स्टैंडर्ड लेंथ जो है 1083 होता है। संकुचन के बाद सिकुड़ने के बाद 703 mm होता है, ठीक है। फैलता कितना, इसको घटा दीजिए तो 380 जो है ये फैलता है और एक कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको हमने बताया। 10 नंबर में 2 सीबीसी के बीच की बफर ऊंचाई देखिए, 2 सीबीसी, तो आप जानते हैं कि सीबीसी जो है आपका अधिकतम जो है इसका ऊंचाई जो है आपको क्या बोलते हैं कितना होता है, 1105 होता है, ठीक है। 1105 और न्यूनतम कितना होता है, 1030 होता है, ठीक है। जब इसको घटाएंगे ना तो 75 mm आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि दो गाड़ी में जब सीबीसी जब जुड़ता है ना, तो इसके बफर में मतलब कि ऊंचाई, मान ली किसी का व्हील जो है मतलब चक्का की दया कम है और किसी का ज्यादा है, ठीक है, तो वो मेंटेन कैसे होगा, तो वही इसको घटाया जाएगा। अधिकतम और न्यूनतम 75 mm से इसको हाइट में अंतर अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सीबीसी क्या बोल रहा है, इसका बफर, बफर ऊंचाई में, ठीक है। और सीबीसी वाला में होता है कि वर्टिकल, वर्टिकल गैदरिंग जो ऊपर नीचा जब गाड़ी चलेगा, जब सीबीसी दोनों तरफ से जुड़ा है तो गैदरिंग जो कितना होना चाहिए, मतलब हलचल ऊपर नीचा जो ढक ढक करता है ठेठ भाषा में, तो 90 mm होता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वर्टिकल यानी लंबवत, हॉरिजेंटल अगर पूछता है तो 110 mm से ज्यादा मतलब गैदरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। गैदरिंग रेंज पूछता है तो वो बफर वाला 75 हो गया आपका, और सीबीसी वाला जो गैदरिंग रेंज पूछता है वर्टिकल जो है 90 हो जाएगा, हॉरिजेंटल जो है आपको 10 हो जाएगा, ठीक है। आप तो खुद समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में है कि कोच में निम्नलिखित चीजें दी जाती है, क्या दी जाती है, थोड़ा सा आगे ऑप्शन हम पढ़ेंगे। बाई ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, क्या क्या लिखा है कि सेल्फ एलाइंग स्पेरिकल रोलर बेयरिंग। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, कोच में निम्नलिखित चीजें दी जाती है। आईसीएफ, आईसीएफ कोच आर प्रोवाइड इथ। देखिए यहाँ पर ना बेयरिंग का जिक्र किया है ना ये सब, ना ये सब कुछ, लेकिन आईसीएफ ऑप्शन से हम छांट लेंगे, ठीक है ना। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको थोड़ा सा ही क्वेश्चन जो है डार्क वाली क्वेश्चन है, हम इस बात को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेयरिंग या ऐसा कुछ चीज का जिक्र नहीं, केवल आईसीएफ कर दिया है। तो आईसीएफ में आप जानते हैं कि स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, और एलएचबी में जो है, एलएचबी में जो है सीटीआरबी, ठीक है, यानी कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। बी के जगह पर कहीं यू भी लिखता है, यूनिट हो जाएगा, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग यूनिट, अच्छा यहाँ पर यू लिख देता है, ठीक है, बेयरिंग यूनिट, ठीक है, तो ये भी लिख देता है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अब ग्रीस में कौन सा, किसमें कितना ग्रीस का प्रयोग होता है, जस्ट इसके पहले वीडियो आप देखिए, उसमें अलग अलग हमने बताया है कि टिमकेन कंपनी का, एस्केप कंपनी का, दो ब्रांड का मतलब आता है, किसमें कितना ग्रीस का प्रयोग होता है, कौन सा ग्रीस का प्रयोग होता है, लिथियम बेस पहले कितना होता था, बाद में कितना ग्रीस का प्रयोग होता था, पूरा डिटेल में हमने दिया है बेयरिंग के बारे में। थंबनेल में जो है ऊपर जो फिगर होगा, हमने बेयरिंग का फोटो भी उस पर लगाया है, उस वीडियो के देखिएगा पूरा डिटेल में, उसको आप जा करके देखेंगे, ठीक है।
पूरा डिटेल में कि लिथियम बेस आरडीएसओ आईएसओ का कितना मतलब कि उनके परमिशन के अनुसार कितना ग्रीस का प्रयोग होता है, सारा चीज़ हमने बताया, उसको जाकर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका लिंक हम दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए, आईसीएफ कोच के एक सिरे पर पिल्ली पट्टी। देखिए, आईसीएफ कोच जो होता है उसके पीछे वाला सबसे जो पीछे वाला कोच जो होता है उस पर इस टाइप का क्रॉस सेक्शन का एक जो है चिन्ह बनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी टेलीस्कोप। इसका मतलब ये होता है पीली पट्टी वाला कि इसके पीछे अब कोई गाड़ी मतलब कोच नहीं है। चलिए 13 नंबर, आईसीएफ आरसीएफ कोच में डिस्ट्रक्शन ट्यूब कहाँ दी गई है। देखिए, डिस्ट्रक्शन ट्यूब जो है आगे इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। देखिए, डिटेक्शन ट्यूब, पहले ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। बिटवीन मेन हेड स्टॉक और एक्जुलरी हेड स्टॉक के बीच में जो है डिटेक्शन ट्यूब होता है, ठीक है। तो देखिए, जो सीबीसी जो होता है बीच वाला सेंटर बफर कपलर, तो जिसे हमने कैसे गाड़ी हम बनाते हैं, ये हेड स्टॉक बना देते हैं, एक्जुलरी मेन हेड स्टॉक और एक्जुलरी हेड स्टॉक, ठीक है। नहीं, इस तरह होना चाहिए, पहले ए होना चाहिए एक्जुलरी और मेन हेड स्टॉक, ठीक है। तो इसमें जो सीबीसी जब अंदर जाता है तो इसमें यहाँ पर होल होता है, जहाँ पर कि सीबीसी अंदर घुस जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर होल नहीं होता है, जो कि सीबीसी जाकर के यहाँ पर टच करता है, जो भी मतलब कि लोडिंग जो ब्रेक व्रेक लगता है तो जो मारता है धड़ाम धड़ाम जो होता है ना यहाँ पर। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मेन छुपा हुआ क्वेश्चन पूछता क्या है कि ये तो खैर आप जान गए थे, पहले इसके बारे में आपके क्वेश्चन के बारे में समझा दूं। तो डिटेक्शन ट्यूब कहाँ होता है, तो यहीं पर ऐसे गोल गोल रिंग के टाइप में उजला उजला माने व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का रिंग टाइप का गोल गोल होता है, रब, ठीक ना, प्लास्टिक का, हार्ड प्लास्टिक का होता है, उसी को डिटेक्शन ट्यूब कहा जाता है, ठीक है। जब इधर से सीबीसी जो है इसे जब ब्रेक लगता है धड़ाम दे, तो इस पर चोट जो है यही जो है डिटेक्शन ट्यूब जो है झेल लेता है, यानी थोड़ा सा दब जाता है, ठीक ना। तो इस हेड स्टॉक पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या करता है कि हेड स्टॉक दोनों जो है इसमें मोटाई पूछ लेता है, ठीक है। तो ये जो आगे वाला हेड स्टॉक है इस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा झेलता है पीछे वाला, क्योंकि इस पर ज़्यादा टच करता है, इस पर लड़ता है। तो इसका 8 mm इसका मोटाई होता है और इसका 4 mm मोटाई होता है आगे वाला का, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि मेन हेड स्टॉक को कितना मतलब कि क्या है उसको मतलब जंक खा जाएगा, तो उसका कंडमिंग साइज पूछता है, तो हम उसको बदल देंगे, मतलब कितना पतला हो जाएगा। तो ये 8 mm का न्यू हो गया, जब 4 mm का हो जाएगा तो इसको बदल दिया जाएगा, कौन, मेन हेड स्टॉक पीछे वाला, ठीक ना। तो हमको लग रहा है कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 14 नंबर, WSPD सिस्टम का पूरा नाम, तो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस, डी के जगह पर कहीं यू भी दे देता है, यूनिट हो जाता है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन यूनिट या डिवाइस, ठीक ना। तो आप तो इतना याद रखिए, WSP व्हील प्रोटेक्शन क्या बोलते हैं, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन आप याद रखिए और आपको मतलब आंसर मिल जाएगा, ठीक ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कह व्हील गेज मापा जाता है, देखिए सेम क्वेश्चन है, व्हील गेज मापा जाता है, तो इसका आंसर एक होता है ऑफलोड कंडीशन में। तो ऑफलोड कंडीशन में तो व्हील गेज को मापा ही जाता है, लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो जो सामने ऑप्शन है ये चीज आपके सामने रहता है कि लिखा है कि द बिटवीन, क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैंज ऑफ टू व्हील्स ऑफ सेम एक्सल। कहने का तात्पर्य है कि एक ही एक्सल पर दोनों व्हील के बीच की दूरी जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, व्हील गेज बोलते हैं, और इसी को मापा जाता है। तो व्हील गेज के बारे में थोड़ा सा हम पूरा डिटेल तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा ये समझ लीजिए कि व्हील गेज अगर हम करते हैं, पहले अगर हम LHB की बात करें तो व्हील गेज जो होता है स्टैंडर्ड अगर पूछता है तो 1600 mm होता है, जो ICF में भी 1600 mm ही होता है। लेकिन LHB में अगर पूछ दे मतलब कि प्लस माइनस वाला, तो मतलब कि अधिकतम न्यूनतम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1600 प्लस माइनस वन इसलिए कि अगर अधिकतम पूछता है तो 1600 एक हो जाएगा और न्यूनतम पूछता है तो एक घट जाएगा, यानी 1599 हो जाएगा, ठीक है, LHB में। लेकिन यही चीज अगर ICF में अगर पूछता है तो 1600 प्लस मतलब कि +2 -1 होता है, ठीक है, +2 -1,
आईसीएफ में। तो +2 का मतलब होता है कि 1602 mm, और न्यूनतम अगर पूछता है तो 1599 होता है। तो न्यूनतम आईसीएफ एलएचसी दोनों का 1599 होगा। अधिकतम अगर पूछता है तो आपको एलएचसी में 1601 और आईसीएफ में 1602 हो जाएगा। कंफ्यूज आप नहीं कीजिएगा, इसको हम बोलते हैं व्हील गेज। ठीक है, अब व्हील गेज और व्हील बेस में अंतर है। तो जैसे हम एक ट्राली बना देते हैं, ठीक है, और इसमें जो है हम 2 एक्सल लगा दिए, चक्का हम लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपने व्हील गेज के बारे में समझा कि दोनों व्हील गेज जो है दोनों एक ही एक्सल पर दोनों चक्कों के बीच की दूरी, फ्लैंज के बीच की दूरी को व्हील गेज कहा जाता है, जो 1600 +-1 एलएचबी में और आईसीएफ में 1600 +2-1 होता है। ठीक है, लेकिन वो हो गया व्हील गेज। और व्हील बेस अगर हम बात करें तो एक ही ट्रॉली में या बोगी में दोनों चक्कों के जो सेंटर जो होता है ना, इसके बीच की दूरी को हम लोग व्हील बेस कहते हैं। ठीक ना, व्हील बेस हम बोलते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा, व्हील गेज एक ही एक्सल पर दोनों चक्का के बीच की दूरी, व्हील गेज और व्हील बेस अगर पूछता है तो एक ही ट्रॉली में दोनों एक्सल में जो चक्का लगा रहता है वो दोनों चक्का के बीच की दूरी हो जाएगा। ठीक है, अब व्हील बेस अलग अलग हो जाता है। एलएचबी में कहे तो 2560 mm हो जाता है, 2560 mm। और आईसीएफ में अगर यही व्हील बेस की बात पूछे, आईसीएफ में यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ पर 2896 mm हो जाता है। तो हमको जहाँ तक विश्वास है कि व्हील बेस और व्हील गेज आप समझ गए होंगे, और कितना है ये भी आप समझ गए होंगे। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो आप एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, कैसनव ट्राली में कितने साइड फ्रेम लगे होते हैं? तो 2। ठीक है, 2 साइड फ्रेम लगे होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, माल स्टॉक, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। माल स्टॉक के ब्रेक ब्लॉक की निंदनीय आकार। देखिए यहाँ पर माल स्टॉक तो लिख दिया है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि एल टाइप का है कि के टाइप का है। यहाँ लिखते हैं, यहाँ जगह पर है के टाइप का है कि एल टाइप का है कि सीआई टाइप का है, ये यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया है। ठीक है ना, माल स्टॉक का ब्रेक ब्लॉक मात्र पूछ दिया है। तो हम ऑप्शन के हिसाब से छांटेंगे। तो पहले यहाँ पर लिख दें, तो के टाइप जो होता है 12 mm होता है, एल टाइप 10 mm कंडमिंग साइज होता है, और सीआई टाइप यानी कास्ट आयरन टाइप जो है 20 mm होता है कंडमिंग साइज। तो हम इस तीनों अगर जब याद रहेगा तो ऑप्शन से हम छांट लेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर 20 mm और 10 mm जो है फंस जाता है क्वेश्चन आंसर। ठीक ना, तो देखिए हर जगह मतलब थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ज्यादातर के टाइप और एल टाइप से ही क्वेश्चन आता है। सी आई टाइप पहले चलता था, अब नहीं चलता है। एल टाइप जो है अंडर फ्रेम वाले मतलब क्वेश्चन आता है ना, अंडर फ्रेम ब्रेक सिलेंडर, तो उसमें एल टाइप का प्रयोग होता है। और के टाइप जो है मालगाड़ी में भी प्रयोग होता है, आईसीएफ में भी प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो ज्यादातर यही 2 क्वेश्चन किया जाता है, के टाइप एल टाइप वाला। तो हम एल टाइप वाला ऑप्शन दिया है तो उसी को मार देंगे, इस हिसाब से दिमाग लगाया जाता है। ठीक ना, आप मान लेते हैं कि हम टेस्ट लिए हैं, हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम होगा ना तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाइएगा, इसलिए वहां भी आप दिमाग लगाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, बॉक्स टाइप बैगन के 10 काली का है प्लेटेड लेमिनेटेड स्प्रिंग का प्री कैब कितना होता है? तो ये सब देखिए, हम एलएचबी वीवीआई डायमेंशन और बैगन वीवीआई डायमेंशन हम एक पीडीएफ आप लोग को दिए हैं, उसमें सारे जितना भी अंक वाला है ना डायमेंशन वाला, इस सारा के सारा चीज जो है हम क्या बोलते हैं दिए हैं, उसमें से आप लोग याद कर लेंगे। जैसे ये भी आ गया डायमेंशन वाला। अभी जस्ट एक एक्सल लोड वाला हमेशा कंफ्यूज में आप लोग होते थे कि बॉक्सन बैगन का अगर इस तरह सिंपल पूछता है कि बॉक्सन बैगन का एक्सल लोड कितना होता है तो 20.9 होगा, लेकिन उसमें अगर एचएस लगा देता है स्टील वाला, ठीक है, स्टेनलेस स्टील वाला, तो 22.9 होता है। एस लगा देता है मतलब मॉडिफाइड वाला तो भी 22 हो जाता है 9। ठीक है, एचएल लगा देता है ना, एचएस के मतलब हाई स्पीड, एचएल का मतलब स्टील वाला। ठीक ना, तो इस हिसाब से तो उसमें चेंज हो जाता है एक्सल लोड। ठीक ना, तो वो पूरा एक्सल लोड का हमने जस्ट वीडियो पीछे आप बैक में देख लीजिएगा, बनाए हैं भी, और उसका पीडीएफ भी सबको भेजा गया है। ठीक है, तो वो सब चीज़ जो है डायमेंशन वाला पीडीएफ जो है आप पढ़ेंगे, उसको हम ज़्यादा डिटेल बताएं, समय लगेगा, इसलिए हम तो आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताएं, क्योंकि मैसेज आ रहा है कि सर आप थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताइए, आप जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि
डिटेल चले जाते हैं। 19 नंबर में एचएस को छोड़कर कैसनो बोगी के आंतरिक स्प्रिंग का नाममात्र मुक्त ऊंचाई कितना, माने फ्री ऊंचाई, तो 262 आप याद रखेंगे। 20 नंबर यार्ड रख रखाव प्रक्रिया में गहन जांच लाइनों के लिए पट्टियों के बीच की न्यूनतम बीच की दूरी मतलब पूछ रहा है, तो आपको हो जाएगा 7.5 mm हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, थोड़ा सा कट जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा दस्तावेज, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, आप सुन लीजिए कि कौन सा दस्तावेज मालगाड़ी की निरंतरता माने लगातार को प्रमाणित करता है और बीपीसी जारी करने के लिए जो है अनुमति देता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है आंसर में ब्रेक पावर सर्टिफिकेट अर्थात बीपीसी। बीपीसी जो है अगर नहीं दिया जाए तो मतलब कि गाड़ी का कोई गारंटी नहीं रहे, कहाँ लड़ेगा क्या होगा नहीं होगा, इसलिए बीपीसी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो बीपीसी ही प्रमाणित करता है और गाड़ी का गारंटी देता है कि हाँ ठीक ठाक गाड़ी है। ठीक ना, तो इसीलिए बीपीसी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 22 नंबर में वैगन रख रखाव के दौरान जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जांच आवश्यक है। तो देखिए और चीज जांच हो या ना हो, लेकिन ब्रेक सिस्टम, एयर ब्रेक सिस्टम को एकदम जांच करना जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक ना, तो आप लोग खुद समझते हैं। वैगन में टूट फूट प्राथमिकता का कारण क्या है। जब टूट फूट कब होगा, जब अधिक लोड होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना, तभी ना होगा। तो ए नंबर में देखिए कि लोड एंड फ्रिक्शन ड्यूरिंग मूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नहीं 24। ठीक है, वैगन रख रखाव के दौरान ब्रेक निरीक्षण क्यों जरूरी है। तो ब्रेक का निरीक्षण क्यों जरूरी है, तो इतना मतलब कोई भी आदमी समझ लेगा कि ब्रेक निरीक्षण क्यों जरूरी है। तो ब्रेक निरीक्षण क्यों जरूरी है कि यह पक्का करने के लिए, निश्चित करने के लिए कि ब्रेक ठीक ठाक है कि नहीं, तभी तो निरीक्षण किया जाता है कि हम इसीलिए कि ब्रेक ठीक ठाक नहीं। तो हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं नॉर्मल क्वेश्चन है सब, इसमें आप लोग जब 50, 58, 60, 70 लाइएगा तो आप खुद समझिए कि रिजल्ट होगा या नहीं होगा। 80, 85, 90 वाला ही आपको 20 गो सीट फुल कर देगा, समझे कि नहीं समझे। तो आप लोग को 80 प्लस का टारगेट रखिए। जिनको कम नंबर आ रहा है तो उनको ये नहीं सोचिए कि मतलब कि कम, मतलब कि 60 से कम नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, विशेष करके CNW वाले को। चलिए, वैगन रख रखाव के दौरान अंडर फ्रेम की जांच क्यों जरूरी है। तो यहाँ भी वही बात है कि बनावट की मजबूती पक्का करने के लिए, कि बनावट की मजबूती के मतलब ये हो गया कि कहीं नट बोल्ट ढीला वगैरह हर चीज जो है आपको जांचने के लिए ही, पक्का करने के लिए, निश्चित करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में वैगन के निरीक्षण और रख रखाव के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेदार है। तो यहाँ पर लिखा है कि मैकेनिकल एंड टेक्निकल स्टाफ, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का होगा और टेक्निकल जो टेक्नीशियन होगा मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, इतना समझिए, वही जिम्मेदार है वैगन के निरीक्षण और रख रखाव के लिए, जो निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं। इसे भी निरीक्षण अधिकारी होते हैं। ठीक है, फिर भी मतलब फर्स्ट में तो वही मतलब जांचे हैं, उनके आधार पर वो दिए हैं, प्रैक्टिकली तो यही जांचे हैं ना, तो इसीलिए वो जिम्मेवार होंगे। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। 27 नंबर, एक साइड बैरियर ऑयल बूस्ट के लिए कितना तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस पर भी जो है कमेंट जो है मतलब 616 वाले जो है लेडीज हैं वो किए थे। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज क्या हो गया था कि देखिए डैशबोर्ड जो होता है जिसमें एक्सेल गाइड जो है उसमें घुसता है, मतलब एक्सेल जो गाइड वाला जिसमें गिलास टाइप का होता है। ठीक ना, तो वो एक्सेल गाइड वाला जो डैशबोर्ड होता है उसमें तेल जो भरा जाता है 40 mm ऊंचाई तक तेल भरा जाता है। ठीक है ना, और इसमें तेल जो है 1.6 लीटर तेल भरा जाता है। कितना, 1.6 लीटर तेल। ठीक है, और इसमें सर्वोलेन 68 तेल भरा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन है कि साइड बैरियर वाला, तो साइड बैरियर एक इस तरह हम बना देते हैं, बोलिस्टर पर साइड बैरियर होता है और इसमें कटोरा टाइप का। ठीक ना, तो इसमें तेल भरा जाता है, इसमें जो है 2 लीटर तेल भरा जाता है, लेकिन इसमें भी हम जानते हैं कमेंट आने लगे कि नहीं सर 2.5 लीटर होता है, यानी 2 से 2.5 लीटर होता है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप 2 लीटर मारेंगे, समझे कि नहीं समझे। हम जो बता रहे हैं जो सेट में आता है, हम जो भी पढ़ाते हैं बताते हैं एग्जाम के दृष्टि से बताते हैं। थ्योरिकल आपको 2 से 2.5 लीटर तक आपको मिलेगा, पीडीएफ में भी 2 से 2.5 लीटर मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन जहां भी हो आता है ना 2 लीटर ही उसका लिमिट है। ठीक है, लेकिन भराता है पढ़ बाकी 2 लीटर से प्लस भी हो जाता है, लेकिन जो थ्योरिकल है वही आपको पूछा जाएगा, इसलिए इस पर 2 लीटर ही मारेंगे। ठीक है, तो 2 लीटर हो गया।
और सर्वोलेन तेल भरा जाता है, आप जान ही रहे हैं। इसमें अब साइड बैरियर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दोनों साइड बैरियर की बीच की दूरी कितना होता है, तो 1600 mm होता है, ठीक ना, 1600 mm होता है। और इसमें एक बेयरिंग प्लेट होता है, इसका यह क्वेश्चन कर देता है, ठीक है, बेयरिंग पीस या बेयरिंग प्लेट, ठीक है। तो इसका एक कंडमिंग साइज पूछता है, तो कंडमिंग साइज 8.5 हो जाएगा, ठीक है। न्यू साइज अगर पूछता है तो 10 mm हो जाएगा, ठीक है। अगर 100 पीसू साइज पूछता है तो 9 mm हो जाएगा। इसमें जो प्लेट जो रखा रहता है, क्योंकि इसमें गाड़ी का वजन क्वेश्चन आता है कि गाड़ी का वर्टिकल जो वजन जो होता है किसके द्वारा चक्का पर ट्रांसमिट होता है, यानी ट्रांसफर होता है, तो इसी साइड बैरियर के माध्यम से। कहने का तात्पर्य है कि गाड़ी का यानी कोच का पूरा वजन इसी पर रहता है। तो घिसने से, बलिस्टर को घिसने से बचने के लिए इसमें एक प्लेट रखा जाता है जो तेल में डूबा रहता है, जिसके प्लेट के बारे में अभी हमने बताया, ठीक है। अब इसमें पूछता है कि जो एक कटोरा टाइप का बेयरिंग पीस जो होता है उसका कंडमिंग साइज कितना होता है। सबसे अधिक यही पूछता है कि बेयरिंग पीस की कंडमिंग साइज तो 42 mm होता है। और न्यू अगर पूछता है तो 45 होता है। 100 पीसू साइज तो दोनों का बीच वाला कितना होता है, तो 43.5 या 4 या 3 भी लिखता है। ये जो है 100 पीसू साइज हो गया, ठीक ना। कंडमिंग 42 हो गया, न्यू 45 हो गया, और 43 जो है 100 पीसू साइज हो गया। इसका जो कटोरा टाइप का जिसमें तेलवा भरा रहता है उसका कंडमिंग साइज पूछ रहा है, ठीक है। वो भी थोड़ा बहुत घिंचता है। आगे बढ़ते हैं। 2 लीटर समझ गए होंगे, हम जानते हैं, आप लोग भी बुद्धिमान है। 28 नंबर में आईसीएफ कोच के लिए पीओएच की अवधि कितना है। तो आप जान रहे हैं कि आईसीएफ के लिए पीओएच की अवधि जो है 18 मंथ होता है, और आईयूएच जो होता है 9 मंथ होता है, ठीक है, आईसीएफ के लिए, ठीक है। लेकिन इसी आईसीएफ का अगर कंडीशन लगा दे न्यूली बेल्ट, ठीक ना, न्यूली बेल्ट लगा दे, या यहाँ पर लिख दे OCV अदर कोचिंग व्हीकल्स, ठीक है, अदर कोचिंग व्हीकल्स या न्यूली बेल्ट, तो इसका जो है नया जो बना है या अदर कोचिंग व्हीकल्स है तो इसका पीयूएच कितना दिन पर होगा, तो यहाँ 24 माह हो जाएगा। और आईयूएच जो है, आईयूएच कितना दिन पर हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 महीना के हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज याद रखिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। जब न्यूली बेल्ट या ओसीबी रहेगा तो 24-12 हो जाएगा, और सिंपल आपका सामने क्वेश्चन है वो रहेगा तो 18 और 9 हो जाएगा आईयूएच पीयूएच। समझ रहे हैं ना। इस हिसाब से आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक ना। ओसीबी अदर कोचिंग व्हीकल जो है उसके अंदर सैलून वैन, पार्सल वैन, चेयर कार, जितना ही सब है ना ओसीबी के अंतर्गत आता है। हम कई वीडियो में हमने बताया है, ठीक है। 29 नंबर कह रहा है कि अधिकतम बफर प्लंजर स्टॉक 127 होता है। बफर प्लंजर स्टॉक मतलब अंदर बाहर जो होता है वो 27 mm होता है, ठीक ना। ये पुराना क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम प्रयोग के लिए बीपी दबाव में कमी, न्यूनतम बीपी दबाव में कमी। देखिए न्यूनतम, अधिकतम, मिनिमम, ये सब चीज होता है। तो देखिए यहाँ पर हम ज्यादा जल्दीबाजी में हम बता देंगे, क्योंकि जो मास्टर ब्लास्टर वाले लोग हैं ना वो हमको कमेंट कर रहे हैं कि सर ज्यादा समय लगा रहे हैं, तो उनको भी तो लेकर चलना है। चलिए हम लिख देते हैं जल्दी जल्दी। मिनिमम, पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्वेश्चन किस प्रकार के आएगा। क्वेश्चन आएगा कि बीपी प्रेशर में रिडक्शन किस प्रकार होता है। क्वेश्चन आप लिखिए कि बीपी प्रेशर में रिडक्शन किस प्रकार होता है, तो आंसर में आप लिखेंगे कि बीपी प्रेशर में रिडक्शन निम्न प्रकार का होता है, ठीक है। निम्न प्रकार का माने अनेक प्रकार का होता है। तो कैसा, मिनिमम, 1 नंबर में यहाँ पर लिखिए मिनिमम। तो मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन के समय कितना प्रेशर होता है, ठीक है। तो मिनिमम में 0.5 से 0.8 kg पर cm स्क्वायर, ठीक, मिनिमम में, ठीक है। 2 नंबर में आप लिखिए सर्विस एप्लीकेशन के समय, ठीक है। तो सर्विस एप्लीकेशन के समय कितना हो जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, 0.8 से kg से 1 kg, ठीक ना, 1 kg पर cm स्क्वायर आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। अच्छा 3 नंबर में होता है फुल सर्विस एप्लीकेशन समय, ठीक है। फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय, ठीक ना, एक कितना होता है, तो एक यहाँ आ जाएगा 1 से 1.5 kg, ठीक है, 1.5 kg पर cm स्क्वायर आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। और वहीं अब लास्ट वाला जो 4 नंबर में आता है इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए कितना हो जाएगा, तो 1.5 यहाँ आ जाएगा, 1.5 से 3 kg या 3.8 भी लिख देते हैं, ठीक है, 3 और 3.8, इसलिए कि 3 kg जो है आपका
एलएचबी में हो जाएगा और आईसीएफ में 3.8 हो जाएगा, ठीक ना, बाकी ऊपर वाला सेम रहता है। तो इस टाइप से तो आपके क्वेश्चन में कि न्यूनतम अनुप्रयोग के लिए बीपी दबाव में कमी कितना हो जाएगा, तो न्यूनतम आप सी नंबर में जो देख रहे हैं न्यूनतम वाला मिनिमम जो हमने लिखा है तो 0.5 से 0.8 हो जाएगा मिनिमम वाला। सर्विस एप्लीकेशन जब पूछे थे ये मारिएगा 8 से 1, फुल सर्विस का है तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी 5 से 8, 8 से 1, 1 से 1.5, 1.5 से 3, इस तरह याद रखिए, ठीक ना, तो याद हो जाएगा। तो ये आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एलएचबी कोच में D1 रख रखाव कितना होता है, तो D1 D2 D3, तो D1 D2 D3 आप जानते हैं कि D1 जो है एवरी ट्रिप होता है, ठीक ना, D1 जो है एवरी ट्रिप होता है। D2 कितना होता है यहाँ पर लिख देते हैं, D1 जो है आफ्टर एवरी ट्रिप आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर में जो होता है D2, तो D2 जो होता है आपको 30 दिन होता है, 30 प्लस माइनस 3 दिन, ठीक है ना, 30 प्लस यानी D2 अब पूछता है D2 तो 30 में प्लस माइनस 3 होगा, ठीक है। और D3 अगर पूछता है तो आपको 6 माह हो जाता है, ठीक ना, इसमें प्लस माइनस जो है 15 दिन हो जाता है, कितना, 15 दिन हो जाता है। तो आप याद रखिए, इसके बाद में SS1 SS2 आता है, ठीक ना, तो इसको आप लिख लीजिए ISS1 ISS2 ISS3। तो ये जो होता है 1.5 1.5 3 6, ठीक है, 1.5 3 6 यानी ईयर 1.5 साल 3 साल और 6 साल, मंथली में भी पूछ देता है, 1.5 साल के 18 महीना कह देता है, ISS3 वाला के 72 महीना कह देता है, तो 12 6 72 होता है, आप जान रहे हैं। तो इतना दिन पर जो है SS1 SS2 SS3 किया जाता है। वहीं अगर किलोमीटर के होता है तो इसमें होता है 6 12 और 24 लाख किलोमीटर, ठीक ना, किलोमीटर से क्या है SS1 तो 6 लाख, 2 वाला पूछे तो 12 लाख किलोमीटर और 3 वाला पूछे तो 24 लाख किलोमीटर, 6 12 24 और इधर 1.5 3 6, ठीक ना, इस तरह आप याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ACP यानी अलार्म चैन पुलिंग, इसका फुल फॉर्म होता है जो आप लोग स्टूडेंट लाइफ में बहुत खींचते थे, ठीक ना, एग्जाम देने के समय में, याद है ना, वो भी दिन थोड़ा याद कर लेना चाहिए कि स्टूडेंट लाइफ में बिना टिकट कटाए हम लोग क्या करते थे एग्जाम के समय चढ़ जाते थे, कहाँ उतरना है, चैन पुलिंग किया भाग गए, ठीक ना। तो कहने का तात्पर्य वो भी दिन याद आता है। तो चैन पुलिंग में एक और क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इसको हम बताना चाह रहे हैं। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कितना वेट लगाना पड़ेगा बाकी ACP के लिए, तो 7 से 10 केजी होता है, 7 से 10 केजी। अधिकतम अगर पूछता है तो 10 केजी वाला मारिएगा अधिकतम, न्यूनतम वाला पूछता है तो 7 केजी वाला मारिएगा, उतना वेट लगेगा तो अलार्म चैन पुलिंग हो जाएगा, चैन पुलिंग और ब्रेक लग जाएगा, ठीक है, अधिकतम न्यूनतम वाला। इस तरह सिंपल पूछता है कि कितना वेट लगता है तो 7 से 10 केजी आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोचिंग स्टॉक में सिंगल कार टेस्टिंग के लिए SCTR के लिए मैं कितना लीकेज रेट होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 0.2 kg पर CM स्क्वायर, ठीक है, यानी पर मिनट। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें लोग कंफ्यूज कहाँ कर देते हैं कि 0.2 के जगह पर इस तरह 0.02 वाला मार देते हैं कंफ्यूज में, ठीक ना। तो आप यहाँ देखिए जो सी नंबर में जो ऑप्शन है 0.02 kg पर सेमी स्क्वायर, इस टेस्ट में हमने देखा कि बहुत लोग सी नंबर मार दिया था, जबकि वहाँ पर 0.2 नहीं होता है, केवल 2 होता है पॉइंट के बाद में, ठीक ना, याद रखिएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं कीजिए, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन 34 में है कि नॉन AC ICF RCF कोच की अधिकतम एक्सल लोड वाहन क्षमता। देखिए एक्सल लोड वाला भी हमने ऊपर जिक्र किया था कि एक्सल लोड वाला जो है आपको हमने PDF भेजा है और वीडियो बहुत डिटेल में हमने बताया है, ठीक है। लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि नॉन AC का 13 टन सभी लोग जानते हैं, और AC का अगर पूछता है तो आपको क्या बोलते हैं 16.25 टन होता है, ठीक है। एक इसमें डीपली क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ एक्सल हो गया, चक्का हमने लगा दिया, यहाँ एक्सल थोड़ा सा बाहर तक निकला रहता है ना, तो जो गाड़ी का वजन जो एक्सल गाइड वाला जो चाहे वो मतलब ICF LHP जो भी हो, चक्का के बाहर उसका मेन वजन होता है जहाँ पर एक्सल गाइड होता है, ठीक ना, जहाँ पर LHP में रॉकर कंट्रोल आर्म जिसको कहा जाता है और ICF में एक्सल गाइड, वहीं पर उसका वजन गाड़ी का पड़ता है ऊपर से, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि एक्सल के मध्य में इतना गाड़ी का कुल वेट का कितना % मध्य में
मतलब वजन आता है, ठीक ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट VVI। तो यहाँ पर मात्र 10% बीच में लोड पड़ता है, बाकी 90% बाकी बाहर वाले पर ही पड़ता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे बीच वाला में 10% होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीपी या एफपी ईयर होज को अलग करने के लिए क्या आवश्यक है? बीपी हो चाहे एफपी यानी ब्रेक पाइप या फीड पाइप हो, उसको अलग करने के लिए पहले क्या करेंगे? एंगल कॉक को पहले बंद करेंगे ना, कट ऑफ एंगल कॉक को, उसके बाद है ना बाकी उसको अलग करेंगे। नहीं तो बिना बंद किए खोलेंगे, हवा निकलना चालू हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है। बी नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं कि क्लोज एडजस्ट एंगल कॉक, ठीक है। 36 नंबर में कोच पर ब्रेक ब्लॉक के व्हील ट्रेड के बीच बनाए रखने का अंतर। देखिए यहाँ पर जो है इसमें ए नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है ICF, थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर ICF लिखा हुआ है, ठीक है। तो ICF का क्वेश्चन है ये कि उसमें जो है व्हील जो होता है ना, वहाँ पर के टाइप का ब्रेक ब्लॉक लगा रहता है, तो यहाँ पर 5 mm का गैप होता है, ठीक ना, 5 mm का। लेकिन अगर आपको LHB का अगर पूछ देता है तो वो होता है 1 से 1.5, मतलब 1 से 1.5 mm होता है, ठीक ना। जो ब्रेक डिस्क जो होता है, ब्रेक डिस्क उस पर जो दोनों साइड से ब्रेक पैड जो लगे रहते हैं, उसमें जो है 1 से 1.5 mm गैप होता है LHB में, ठीक ना, जो दोनों तरफ ब्रेक पैड लगे होते हैं, ठीक है। ब्रेक पैड शब्द का हमने प्रयोग यहाँ पर एक बताना चाहूंगा कि अगर LHB का ब्रेक पैड अगर पूछे न्यू साइज, तो न्यूज, क्योंकि इसके पीछे वाला में पूछा था, तो न्यू साइज का मतलब मोटाई अगर पूछता है तो 35 mm मारिएगा। अगर प्राइमरी पूछता है कि वो कितना मोटाई होता है तो 36.7 होता है। लेकिन 7 नहीं भी याद रखिएगा चलेगा, 36 याद रखिए। प्राइमरी 36 और न्यू 35 mm होता है। और कंडमिंग साइज जो है इसका कितना होता है, क्या बोलते हैं, 7 से 10 mm, यानी 7 mm लास्ट होता है। 7 से 10 mm कंडमिंग साइज होता है ब्रेक पैड का, किसका? LHB का, जो कि ऊपर हमने बताया है। क्या बोलते हैं, ICF का जो के टाइप का 12 mm, L टाइप का 10 mm और CI टाइप का 20 mm कंडमिंग साइज, जबकि LHB का 7 से 10 mm होता है। 7 mm भी कहीं मिलेगा, 10 mm भी कहीं मिलेगा, कहीं दोनों एक साथ ऑप्शन में मिलेगा। लेकिन दोनों ऑप्शन अगर अलग अलग हो जाए तब क्या कीजिएगा, 7 mm मारिएगा, ठीक। हर तरह से आप कंफर्म हो जाए। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कहाँ से आप देख रहे हैं, और नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 37 नंबर में, जब चालक BP दबाव को इतना kg कम करता है तो सिलेंडर का अधिकतम दबाव क्या होता है? देखिए सिलेंडर जब BP दबाव जब चालक यानी ड्राइवर जब कम करता है 1.6 kg पर cm स्क्वायर, ठीक है, तो आपको ब्रेक सिलेंडर में दबाव जो है आपको 3.8 होगा। ये जो है ICF का क्वेश्चन है, ठीक ना। यही सेम अगर क्वेश्चन आता है LHB का तो 3 kg हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको जस्ट हमने ऊपर बताया है कि 1 से 1.5 यानी 1.5 kg तक किसमें आता है, फुल सर्विस एप्लीकेशन में आता है, ठीक ना। और उसके बाद में जो है इमरजेंसी यहाँ पर 1.5 है, लेकिन यहाँ पर 6 चला गया, तो जब जहाँ बढ़ेगा इमरजेंसी लगेगा तो 3.8 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल आर्म को बोल्ट का, देखिए कंट्रोल आर्म का 170 Nm होता है। इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो में हमने टोटल बताया है। याद भी दिला देते हैं जो हमसे PDF लिए हैं, जुड़े हैं उन लोगों को, कि देखिए क्या बोलते हैं, मतलब कि VVI डायमेंशन LHB और बैगन वाला भेजे हैं, उसमें पूरा टार्क वाला एक लिस्ट ही बनाए हैं, पूरा अच्छा से याद कर लीजिएगा, उसी को देख लीजिएगा, ठीक है। उसको फिर हम बताएंगे, समय ज़्यादा लगेगा। करें निम्नलिखित में से किस राइडिंग इंडेक्स में बेहतर राइडिंग, देखिए राइडिंग इंडेक्स का तो ये तो बेहतर तो है ही, लेकिन इसमें एक डीपली क्वेश्चन आता है कि राइडिंग इंडेक्स का इकाई क्या है, यूनिट, मात्रक क्या है, समझे कि नहीं समझे। तो ध्यान रखिएगा कि राइडिंग इंडेक्स का कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन रहेगा D नंबर में कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, एकदम 100% सही है। क्योंकि राइडिंग इंडेक्स जो है कंफर्टेबल अर्थात आरामदेह के हिसाब से देखा जाता है, उसका कोई इकाई नहीं होता है, समझे कि नहीं समझे। वो ऑप्शन में मारेंगे कि राइडिंग इंडेक्स का कोई ऑप्शन क्या बोलते हैं उसको, यूनिट नहीं होता है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है कि बेहतर पूछ रहा है, ठीक ना। तो कहीं यहाँ पर देख रहे हैं ना,
2.72 होता है, कहीं यहाँ पर 2.75 भी मिलेगा, कहीं 3.75 भी मिलेगा, ठीक ना। तो कहने का तात्पर्य जो कंफर्टेबल जो होता है वो यही होता है 2.72, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि डम बल्ब संचालन के लिए आवश्यक बिजली की आपूर्ति। देखिए यहाँ पर बिजली की आपूर्ति जो है यहाँ पर 24 वोल्ट दिया है, लेकिन इसके जस्ट पीछे वाले सेट में यही सेम क्वेश्चन में बहुत लोग 110 मार दिया था और बहुत ज़्यादा मैसेज भी आ गया था कि नहीं सर 110 होता है। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल में जो है यहाँ पर मतलब कि बताया है। तो थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, कैसे कि थोड़ा सा कट रहा है, ठीक ना। कटेगा, कैसा हूँ भी कटेगा, इससे कि फुल स्क्रीन में बनाने पर वीडियो जो है ना, चलिए इतना ही पुराने दे, ठीक है, थोड़ा सा तक कटेगा ही। तो 110 और 24 में कैसे आप कंफ्यूज करते हैं उसके बारे में देखिए, यहाँ पर लिख दिया है डिटेल कि डॉम बाउल जो है के संचालन के लिए आमतौर पर 110 वोल्ट डीसी, यहाँ पर देखिए लिखा है क्वेश्चन में, विशेष रूप से भारतीय रेलवे या भारी औद्योगिक प्रणाली में 110 वोल्ट का प्रयोग किया जाता है डीसी का। लेकिन यहाँ पर 24 वोल्ट डीसी या 120 वोल्ट एसी बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है और यह बाल्ब के प्रकार और उसके कंट्रोल सिस्टम पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए नीचे हम क्लियर किए हैं कि रेलवे मानक भारतीय रेलवे के डिब्बों में समग्र यानी सुरक्षा और नियंत्रण उपकरणों के लिए उपयोग किए जाने वाले ईएन मतलब 50-155 प्रमाणित या प्रमाणित वाला है डीसी कन्वर्टर के माध्यम से, देखिए डीसी कन्वर्टर के माध्यम से 110 वोल्ट मतलब का जो करंट है कोच सप्लाई को एक मतलब 24 वोल्ट डीसी में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, समझे कि नहीं समझे। और सिस्टम इन और क्या लिखा है, सिस्टम इनपुट वोल्टेज रेंज WSP माना व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डम बॉल को नियंत्रण करने वाले मुख्य पावर बोर्ड आमतौर पर 24 वोल्ट डीसी से लेकर 110 वोल्ट डीसी प्लस माइनस 30% उतराव चढ़ाव होता है, इनपुट रेंज में काम करता है। डम बॉल ऑपरेशन में मुख्य कार्य, बाकी डम बॉल का मुख्य कार्य है क्या, तो जब ट्रेन में जब ब्रेक लगाया जाता है तो पहिया क्या होता है, फिसलने का संभावना होता है। तब स्पीड सेंसर जो होता है मिले डेटा के आधार पर, जब स्पीड सेंसर में वहाँ पर मदरबोर्ड जो होता है ड्राइवर के पास, वहाँ डेटा उसको मिलता है। डेटा के बारे में आप जान ही रहे हैं कि होता है 72, 73, 95 और 99, ये सब कोड जब वहां पर मदरबोर्ड में दिखाता है तो उसके कह रहा है उस कन्वर्टर के रूप में कहाँ है बदलता है। और ब्रेक क्या होता है, डेटा के आधार पर मतलब बदलता है। तो ब्रेक सिलेंडर हवा का क्या दिया, डेटा के आधार पर माइक्रो प्रोसेसर 24 वोल्ट डीसी का सिंगल डम बॉल को भेजता है और यह वोल्टेज मिलते ही डम बॉल तुरंत अपने पार्ट्स की स्थिति को बदल देता है और सिलेंडर में हवा का दबाव कम करके मतलब कि रिस्टोर करके पहिया को लॉक कर देता है, ठीक ना। तो इस टाइप से, ठीक ना। तो जब लिख दिया तो इसका भी जान लीजिए। 72 का मतलब एक एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है, 73 का मतलब कई एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है, 95 का ऑप्शन आता है इसमें इनमें से कोई नहीं या अस्थाई या इसका कोई अर्थ नहीं है, इस टाइप से ऑप्शन आता है। तो सही होगा इसका कोई अर्थ नहीं है या अस्थाई या टेम्पोररी या एंटी, क्योंकि 95 एक ऐसा मतलब कोड है या ऐसा फॉल्ट है जो अपने से खराब होता है और ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है, समझे नहीं समझे। उसको 95 के अंतर्गत रखा गया है और 99 का मतलब है कि मेरा गाड़ी ठीक ठाक से ऑल टू ऑल सिस्टम काम कर रहा है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। एयर स्प्रिंग फटने की स्थिति में लगाया गया प्रतिबंधित किलोमीटर, जब एयर स्प्रिंग आपका फट जाएगा ना तो 60 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 42 में देखिए यहाँ भी डिटेल, यहाँ भी बहुत लोग कमेंट करने लगा, इसलिए यहाँ भी हम डिटेल में लिख दिए हैं कि 5G सिस्टम में स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच की दूरी, ठीक है। तो आपका नॉर्मली क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में 5G सिस्टम लिखा है, ठीक है 5G। तो उसमें देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि नोट में LHB कोच में स्पीड सेंसर का फोनिक व्हील
के बीच का अंतर 0.9 से 1.4 के बीच होना चाहिए, होता भी है 0.9 से 1.4 mm तक, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन में हम यहाँ पर लिखे हैं कि आपके क्वेश्चन में फैमिली है, फैमिली सिस्टम, ठीक है। तो फैमिली सिस्टम है क्या, तो WSP यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन में गति संवेदक और धनात्मक पहिया के बीच हवा का अंतर 1.5 mm से मतलब 0.5 mm होता है, तो आदर्श रूप से यह दूरी 1 mm से 2 mm के बीच होना चाहिए। इस एयर गैप को सटीक रूप से सेट करना बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह सेंसर पहिए के घूमने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बदलाव को सही तरीके से ढकने में मदद करता है। यदि यह अंतर सही नहीं होगा तो सेंसर गति गलत तरीके से बढ़ेगा और सिग्नल खो देगा। समझ रहे हैं ना। तो कहने का तात्पर्य है कि ये क्वेश्चन पर बहुत सारा कमेंट आया था, इसीलिए ये जो भी टेस्ट में शामिल हुए हैं वो सभी के पास ये PDF गया है। इसको ध्यान से पढ़ करके समझ करके इसको कॉपी में लिख लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि इस टेस्ट सीरीज में ये चीज़ लिखा हुआ था तो आप याद रखने वाली बात नहीं, आप लिख लीजिएगा। समझे कि नहीं समझे, नहीं तो कहाँ सेट आपको भुलाएगा, किधर है आपको ध्यान में नहीं रहेगा। इसीलिए वीडियो देखते समय कहीं भी वीडियो मिले मेरा या कोई भी वीडियो तो आप उसको लिख लेंगे, ठीक ना। चलिए, तो हमने जितने भी वीडियो हमने बैक में बनाया है तो क्या बोलते हैं, चलिए पहले एक और क्वेश्चन याद आ गया। एक कमेंट आया था वहीं ज़्यादा मतलब 200 500 कितना, रोल नंबर 616 वाले, ठीक ना। अब 16 वाले ही हैं, लेडीज हैं। इन्होंने क्वेश्चन किया था ब्रेक सिलेंडर का माप आप बता दीजिएगा। तो आप लिख लीजिए बॉक्सेन का कितना हो जाएगा, तो 355 mm बॉक्सेन का ब्रेक सिलेंडर की दाया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रेक सिलेंडर की दाया बॉक्सेन में, ठीक ना। एक लिख लीजिए BVZC का उसका ब्रेक सिलेंडर का दाया कितना होता है, तो 305 mm होता है। और एक होता है BMBS, ठीक है। तो इसका 10 इंच होता है। देखिए हम इंच को आप mm में बदल लीजिएगा, 1 इंच में 25.54 mm होता है। आप गुना करके बना लीजिएगा, ठीक है। आप खुद मैथमेटिक्स वाले हैं, ठीक ना। तो इंच में क्वेश्चन, आपका आंसर क्वेश्चन इंच में आता है, इसलिए हम इंच में बता रहे हैं, ठीक ना, ताकि आपको याद भी रहेगा। तो 10 इंच होता है BMBS वाले में, लिख लिए आप, ठीक ना। और एक होता है BVZI, तो BVZI और ICF ये दोनों में तो एक ही ट्राली लगता है, इसीलिए इसका ब्रेक सिलेंडर भी एक ही होता है BMBC वाला। तो इसका होता है 8 इंच, ठीक ना। और क्या बोलते हैं LHB, तो LHB का ब्रेक सिलेंडर की दाया होता है 10 इंच, ठीक ना। आप याद रखेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक ना। चलिए, ये हम पर कमेंट बहुत ज़्यादा आया था, इसलिए हम इसको आपको बताना पड़ा है, ठीक है। तो हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो जो भी हम बताए हैं क्या बोलते हैं, मतलब रिजल्ट जारी करने के बाद मात्र 20 क्वेश्चन बताए थे, इसमें हमने 40 क्वेश्चन हमने बता दिया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन या अगले वीडियो में बनेगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, गुड, वेरी गुड, कहाँ से देख रहे हैं, ठीक ना, जरूर आप बोलिएगा। और नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 5 आदमी को शेयर कीजिए। आदर्श स्टडी ज्ञान पर इस वीडियो को डाला जा रहा है, ठीक ना। चलिए फिर से मैं व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ, 96 93 57 14 26। इस पर मैसेज करके आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो है LDC AWM AME ADME के लिए भी और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का भी, जिसे इलेक्ट्रिकल JEE या AAE और ADEE जो होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, या हेल्पर टू टेक्नीशियन, इसके लिए भी आप यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना, इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ठीक ना। तो मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। मैं अपने वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।